कंसिस्टेंट कंपाउंडर। यस, मैं बात कर रहा हूं क्वांट मिड कैप फंड की। इसने बहुत शानदार रिटर्न बनाए हैं और इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये आने वाले टाइम पर भी ऐसे रिटर्न बना पाएगा या फिर नहीं, और आज की डेट में इसके अंदर कौन सा सबसे बड़ा रिस्क हमें देखने को मिल रहा है। हर एक चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, रिस्क क्या है और क्यों खरीदना चाहिए और क्यों नहीं। अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो आपको इन्वेस्ट रहना चाहिए या फिर नहीं। सारे पॉइंट्स एक सिंगल वीडियो के अंदर शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जानेंगे इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। क्वांट एज एएमसी कंपनी अपने आप में ही बहुत अलग फ्रेमवर्क यूज करती है। इसी वजह से इसके चाहे आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो, लगातार आपको अच्छे से अच्छा पैसा बना करके दे पा रहे हैं। और इस फ्रेमवर्क का नाम है वीएलआरटी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर ये मेनली 4 पिलर्स के ऊपर बिलीव रखते हैं। पहला है वैल्यूएशन, दूसरा है टाइम, तीसरा है लिक्विडिटी एंड चौथा है रिस्क एपेटाइट। तो जब आप ये चारों प्लेयर अच्छे से समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। पहला है वैल्यूएशन। ये जब भी किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि क्या वो स्टॉक अपने अच्छे वैल्यूएशन के पास है या रीजनेबल वैल्यूएशन के पास है या फिर नहीं। दूसरा, जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में तो उनका एग्जिट प्लान पहले ही रेडी होता है, जिसकी वजह से चर्निंग तो थोड़ी सी बढ़ जाती है लेकिन सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट ये अभी तक कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे लिक्विडिटी। ये उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं या सिर्फ इतना ही पोजीशन बिल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक में जहां पे लिक्विडिटी इशू ना हो। क्योंकि कई केसेस के अंदर जब मार्केट गिरती है तो काफी सारे फंड ऐसे होते हैं जो अपने स्टॉक्स को बेच ही नहीं पाते, और मेनली दिक्कत आती है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। एंड थर्ड चीज होती है रिस्क एपेटाइट। फंड अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट चेक करता है, क्योंकि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये थोड़ा एग्रेसिव फंड है और यहाँ पे आपके रिस्क थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ये कोई भी स्टॉक पिक करते हैं और उसी के अंदर ये इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल तरीके से ये जो चारों पिलर्स हैं ये इनके एल्गोरिदम में फिट होते हैं। एल्गोरिदम इन्हें सजेस्ट करता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से कि कौन से स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल तो समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, ओवरव्यू की और एक्सपेंस रेशियो की, क्योंकि ये सेक्शन जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपके मेजर पैसे बनते हैं। 5 साल के अंदर 27.47% के सीएजीआर से, 3 साल के अंदर 40.86% के सीएजीआर से, 1 साल के अंदर 32.16% के सीएजीआर से जो रिटर्न दिए हैं वो शानदार रिटर्न हैं। अगर आप देखोगे 5 साल, 3 साल और 1 साल के अंदर इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, और सिर्फ बीट नहीं करा है, बहुत ही रीजनेबल और अच्छे मार्जिन से बीट करा है। काफी सारे टाइम पे तो ये अपने कैटेगरी के अंदर नंबर 1 म्यूचुअल फंड भी रह चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि इसने कंसिस्टेंसी के साथ आपको रिटर्न नहीं दिए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो एक कंसिस्टेंसी जो वर्ड हम यूज करते हैं वो भी इस म्यूचुअल फंड के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे तो इसने अपना पॉइंट जीत लिया है और यहाँ पे ये हमें नंबर बनाता हुआ दिखा है। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसकी कैटेगरी के सारे ही फंड इस लेवल के रिटर्न दे पा रहे हैं और ये कुछ अलग नहीं कर रहा है, या फिर अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं। इस म्यूचुअल फंड के मेनली 3 कंपटीशन दिखते हैं। पहला है एचडीएफसी मिड कैप, दूसरा है कोटक इमर्जिंग है, थर्ड है हमारा एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप कंपेयर करोगे 1 ईयर के जो रिटर्न है तो आपको देखने को मिलेगा जो क्वांट के रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली काफी अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं एचडीएफसी मिड कैप ने। उसके बाद कोटक इमर्जिंग और एक्सिस आता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं 3 साल की बात करूं तो यहाँ पे पलरा जो भारी है वो काफी ज्यादा भारी हो जाता है क्वांट की साइड। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी सेकंड पे, थर्ड पे कोटक एंड फोर्थ नंबर पे एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड आता है। लेकिन अगर हम लाइव सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पे चीजें बहुत अलग हो जाती है, और यहाँ पे जो क्वांट मिड कैप है वो लोएस्ट लेवल पर आता है। जब भी हम लाइव सीएजीआर कैलकुलेट करते हैं तो ये हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग हो सकता है, तो इसी वजह से इस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देंगे। क्वांट हमें पता है 2019 के अंदर ही क्वांट रीनेम हुआ था, तो उसके बाद से इसके जो रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कीम, क्योंकि वहां पे आपके कितने पैसे लगे नहीं है ये भी तो देखना जरूरी है। जैसे ही हम स्कीम पे क्लिक करते हैं तो जो क्वांट मिड कैप है उसके 0.76% के एक्सपेंस रेशियो है, और इससे ज्यादा है एचडीएफसी मिड कैप के। एंड देन बाकी सारे म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर हम एग्जिट लोड की भी बात करें तो यहाँ पे जो क्वांट का एग्जिट लोड है वो 0.5 है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे कम है। और वहीं पे जो एयूएम साइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें एक कंक्लूजन देखने को मिला, और यहाँ पे एक जो चीज है वो थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश करूंगा।
ज़्यादातर केसेज़ में मैं ये कहता हूँ कि जो कम एक्सपेंस रेशियो हैं वो अच्छे होते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मैं आज भी मानता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँ, तो एक म्यूचुअल फंड है जो 1% लेके मुझे 12% के रिटर्न दे रहा है और वहीं पे जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो 1.2% के एक्सपेंस रेशियो लेकर के मुझे 24 से 25% के रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा पैसा बचाने की अगर कोशिश करूँगा तो जो मेरे रिटर्न है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखेंगे। तो इसी वजह से इसके जो एक्सपेंस रेशियो हैं ऑब्वियसली जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इसके जो रिटर्न है वो एक्स्पोनेंशियली हाई हैं अपने कैटेगरी के अंदर। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो की, क्योंकि यहीं पे तो आपको सारे स्टॉक्स दिखते हैं जिनके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। जैसे आप पोर्टफोलियो पे आते हो और एसेट एलोकेशन को चेक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा 69.69% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है इक्विटी के अंदर। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस देखोगे 27.12, ट्रेजरी बिल्स के अंदर 4.59 और कैश इनके पास है -1.67% का। तो अगर आप जब इसका एसेट एलोकेशन देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखता है सबसे बड़ा रिस्क। इक्विटी के अंदर इन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा पैसा डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो एफ-ओ है, उसका जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ चुका है और इसी वजह से जो इसने इस समय पे एचडीएफसी से कम रिटर्न दिए हैं, क्योंकि एफ-ओ में इनको कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो इससे इसके पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा स्टेबिलिटी मिलती है और ये एक अच्छी बात है। अगर हम कैश की बात करें तो थोड़ा-सा कम है। इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर क्रैश आया और ज़्यादातर इन्वेस्टर अपने पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी इश्यू देखने को मिल सकता है आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये एक मेजर रिस्क है जो इस समय पे इस म्यूचुअल फंड के साथ आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की और इस पॉइंट को हम आने वाले सेक्शन में भी कंपेयर करने वाले हैं और उस पे डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑयल एंड गैस दिख रहा है, मिसलेनियस दिख रहा है, फार्मास्यूटिकल, पावर एंड जनरेशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस जैसे सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वो सेक्टर हैं जो इस समय पे थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और इस समय पे रिकवरी फेज़ के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। जो ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर है वो ज़्यादातर केसेज़ में अच्छा काम नहीं करता और जो ईरान वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके अंदर भी थोड़ी-सी प्रेशर आपको देखने को मिलता है। अगर ये लड़ाई थोड़ी-सी एस्केलेट होती है, तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड को थोड़ी-सी तकलीफ हो सकती है। इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल एंड पावर जनरेशन है, यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस समय पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ से 1 साल के बाद की बात करूँ तब। अब बात करेंगे टॉप होल्डिंग की। इसकी करंट टॉप होल्डिंग के अंदर जो सबसे पहला स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पंजाब नेशनल बैंक, अरविंदो फार्मा, एनएमडीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, परिमल इंटरप्राइजेस एंड एस्कॉट जैसे स्टॉक्स इसके टॉप होल्डिंग के अंदर है। अगर आप देखोगे तो जो इसकी टॉप होल्डिंग है वो थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो का करीबन-करीबन 25 से 30% इसकी टॉप होल्डिंग के अंदर है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड मैनेजर को समझ आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। कॉन्सन्ट्रेशन होना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। शॉर्ट टर्म में आपके रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं और गिर भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर पोर्टफोलियो कॉन्सन्ट्रेटेड है और अच्छे स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं, तो रिटर्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसी वजह से ये जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर इतना अच्छा रिटर्न ला पा रहा है, यही एक उसके पीछे मेन रीज़न भी है। अब बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की। सबसे पहला प्रो जो लगता है वो है इसकी कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न लाने की टेक्नीक। क्यों? आप बुल रन में अच्छे रिटर्न ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड ये चीज़ कर सकता है। लेकिन आप उस समय पे भी अच्छे रिटर्न ला पाओ जब मार्केट कंसोलिडेशन में है या फिर मार्केट बेयर रन में है, तो एक बहुत अच्छी बात है, जो कि ये म्यूचुअल फंड प्रूव करता है क्योंकि लास्ट 2-3 साल के अंदर जब मार्केट नहीं चली है, तब भी इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए हैं। सेकंड सबसे अच्छी चीज़ है वो है पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। जब आपका पोर्टफोलियो स्टार्टिंग की 5, 7, 10 कंपनियों के अंदर मैक्सिमम पैसा लगाता है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो जो फंड मैनेजर है वो समझता है उन कंपनियों को और एक विजन के साथ आया है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी के अंदर उसने 1% 2% लगा दिया है। कोई कंपनी चल गई तो रात तक, नहीं चली तो चाँद तक। तो इसी वजह से आपको इस तरीके का फंड चाहिए जहाँ पे कंसंट्रेशन हो, फंड मैनेजर का दिमाग लगा रहा हो। थर्ड चीज़, एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिशन से थोड़े हाई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब के इनके रिटर्न है, उसको मैं थोड़ा-सा माफ करके और इस बार इग्नोर करके आगे जाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट इस म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे ये लगता है वो है लिक्विडिटी। अगर आप देखोगे इस समय पे जो कैश होल्डिंग है वो आपको नेगेटिव में दिख रही है। बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत क्रैश आता है, मार्केट नीचे गिरती है, तो उस केस के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है ये पैसे कैसे देगा ये आपको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास कैश है नहीं लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो आपको पैसा देने के लिए इनको अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे जो कि एक थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे जो इज़राइल वाली फाइट चल रही है वो भी कहीं न कहीं इसको एस्केलेट कर सकती है। अगर ये फाइट थोड़ी-सी आगे जाती
आती है तो हमारी इकोनॉमी पे भी दिक्कत आ सकती है और उस केस के अंदर यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है बेयर रन के अंदर लगातार सेलिंग करता है और उस केस के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है थोड़ी लिक्विडिटी इशू देखने को मिल सकता है। सेकंड, जब भी ये एफएनओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इनकी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो अगर इनका एफएनओ वाला बेट सही नहीं निकलता तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो एक्सपोनेंशियली गिरते हुए दिखेंगे, तो ये एक बहुत मेजर बेट है। तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा या ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये टोटली डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर के ऊपर जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर इसी तरीके से एफएनओ वाला साइज बड़ा होता रहे और इनकी बेट गलत हुई तो जो आपके रिटर्न है उसके अंदर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के अंदर। थर्ड चीज, ऑब्वियसली इनकी चर्निंग बड़ी हुई है, हमेशा से बड़ी हुई है, ये हम सब जानते हैं और उसके बाद भी हमने इन्वेस्ट करा हुआ है। लेकिन जिस लेवल की चर्निंग और जिस लेवल की रिस्क ये इस समय पे ले रहे हैं वो अपनी कैटेगरी में कोई भी नहीं ले रहा। तो अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसने सोचा कि सिर्फ उसे मिड कैप कैटेगरी के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूं और क्वांट में इन्वेस्ट करता हूं, तो उसके लिए जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो वो जो इन्वेस्टर है, जो कि नया इन्वेस्टर है, जिसको अभी नहीं पता है ज्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में, उसको क्वांट से इस समय के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है, आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी गिरेगा भी तो इतना नहीं गिरेगा कि आपके पूरे रिटर्न खा जाए, और थोड़ा बहुत ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि आपने जब इन्वेस्ट किया था तो आपको पता था ये हाई रिस्क बेट है। सेकंड, अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो उसको ये समझना चाहिए कि क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर वॉलिटिलिटी हैंडल कर सकता हूँ। अगर हाँ तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर ना तो आप इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप इसको बेचने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से जब मार्केट कंडीशन थोड़ी सी सही होने वाली है तो इसको होल्ड करना एक ज्यादा अच्छा सेंसिबल बनाएगा, तो इसी वजह से जो एसआईपी है वो कंटिन्यू की जा सकती है। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा मेरा ओपिनियन है, जो लास्ट वाला सेक्शन है तो आप इसको ले भी सकते हो और पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके की एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।